Hi guys, welcome back to our channel Sentry Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 5D Pass for Sure videos. जो न्यूली लॉन्च्ड सीरीज है उसकी हम वीडियोस बना रहे हैं, उसकी पास फॉर श्योर वीडियोस बना रहे हैं जो कि यूज किया जा रहा है SIF और म्यूचुअल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. तो एक ही एग्जाम में हम दोनों सर्टिफिकेशन हमें मिल जाएंगे. आज हम चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे. इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में देखा, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं, और फंड मैनेजमेंट एंड चैनल प्रैक्टिसेस के बारे में हमने देखा, इन्वेस्टमेंट कैसे होती है, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स कैसे होते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का प्रोसीजर क्या है और उसके बाद ब्रोकरेज कैसे आती है. आज जिस चैप्टर की बात करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो NAV पे बेस्ड है. NAV कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एक म्यूचुअल फंड की. कहा जाता है कि NAV एक तरीके से उस फंड का शेयर प्राइस होता है किसी भी म्यूचुअल फंड का. सो आज ये डिस्कस करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, एक जो इन्वेस्टर है म्यूचुअल फंड में, ही इज द बेनिफिशियल ओनर ऑफ द यूनिट्स विच ही हैज बॉट. तो जो बेनिफिशियल राइट है हमेशा इन्वेस्टर्स के हाथ में होती है. और अगर कोई भी बाइंग एंड सेलिंग यूनिट्स की हो रही है, कोई बायर है कोई सेलर है, सो एक फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल पे होनी चाहिए. एक फेयर वैल्यू फेयर मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई बायर कर रहा है, बाय है यूनिट्स को, आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं या म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं, आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की एक फेयर प्राइस मिलना चाहिए. तो सेबी ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं इसके रिलेटेड कि आपको जो एक बायर है और एक सेलर है, दोनों को एक फेयर प्राइस मिले उनकी इन्वेस्टमेंट्स का. तो चलिए वो देखते हैं वो फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स कौन से हैं. इन ऑर्डर टू इंश्योर सच फेयर वैल्यूएशन ट्रीटमेंट, सेबी हैज लेड डाउन सर्टेन फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स. सो अब वो देखते हैं कि वो प्रिंसिपल कौन से हैं. प्रिंसिपल नंबर 1, द वैल्यूएशन ऑफ ईच सिक्योरिटी शुड बी एट द मार्केट प्राइस. जब हम किसी भी सिक्योरिटी का जो म्यूचुअल फंड्स में ली गई है, जब उसकी वैल्यूएशन करेंगे, सो दैट शुड बी एट द रियलाइज्ड वैल्यू और द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी. सो प्रिंसिपल नंबर 1 सेज द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेयर वैल्यूएशन, जैसे कि मैंने आपको बताया. एंड वैल्यूएशन शैल बी रिफ्लेक्टिव ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू, इट मीन्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट. एंड द वैल्यूएशन शैल बी डन इन द गुड फेथ and in true and fair manner through appropriate valuation policies and procedures. ये valuation policies and procedure के बारे में आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सी और कैसी policies हैं, but that should be based on the market value of the security. Second principle is the valuation methodology जो आपने use की है, that should be approved by the board of directors. So principle number 2 says the policies and procedures approved by board of asset management company shall identify the methodologies that will be used for valuing each type of securities. आप जो भी method use कर रहे हैं, जो भी methodologies आप लगा रहे हैं, that should be approved by the board of trustees of asset management company. Third principle बोलता है कि valuation should be in the procedure described by the SEBI and MFI. जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट सेबी ने बताया है, उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ये वैल्यूएशन की जाएगी. सो द एसेट्स हेल्ड बाय द म्यूचुअल फंड शैल बी कंसिस्टेंटली वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स shall describe the process to deal with exceptional events where market quotations are no longer reliable for a particular security. Principle 4, periodic review of valuation policies and procedures. सो हमें एक रिव्यू करते रहना है हमारी पॉलिसीज़ का, और जो हमारी पीरियोडिक रिव्यू करना है वैल्यूएशन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स का. द एसेट मैनेजमेंट कंपनी शैल प्रोवाइड फॉर द पीरियोडिक रिव्यू ऑफ द वैल्यूएशन पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स टू इंश्योर द एप्रोप्रिएटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ द मैथोडोलॉजीज यूज्ड एंड इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इन वैल्यूइंग द सिक्योरिटी. जब हम किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू करेंगे, सो एक अप्रोप्रिएट और बहुत एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी मैथोडोलॉजीज़ में, और जो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स जो आपने किए हैं उनका पीरियोडिक रिव्यू भी आपके करना है. सो प्रिंसिपल नंबर 4 इज़ अबाउट दिस ओनली. प्रिंसिपल नंबर 5 सेज द वैल्यूएशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज शुड सीक टू एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सो वैल्यूएशन शुड बी फ्री फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. प्रिंसिपल नंबर 6 बोल रहा है कि जो आपका वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स है ऑफ वैल्यूइंग सिक्योरिटीज, दैट शुड बी डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन. सो जो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ऑफर डॉक्यूमेंट्स का ये पार्ट है, हमने ऑफर डॉक्यूमेंट्स वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से समझा SAI क्या है. सो जो भी आप मेथोडोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं फिर एक सिक्योरिटी को वैल्यूएशन करने के लिए, so that fair valuation principle should be there in the statement of additional information. बहुत अच्छे से वो आपको बताना पड़ेगा. प्रिंसिपल 7 बोलता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सिक्योरिटी को
फेयर वैल्यू करने की या फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एएमसी की है। एंड एएमसी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ ईच सिक्योरिटी। नाउ प्रिंसिपल नंबर 8, the asset management company shall have policies and procedures to detect and prevent incorrect valuation। कोई भी incorrect valuation है अगर, so AMC के पास वो policies और procedures होने चाहिए कि उसको detect करे और उसको हटाए वहाँ से। Principle number 9, जो documentation of rationale है for valuation including any inter-scheme transfers shall be maintained and preserved by the asset management company as per the regulation 50 of SEBI Regulation Act। अब बात करते हैं वैल्यूएशन प्रिंसिपल नंबर 10 की। देखिए, जब हम डेट मार्केट और मनी मार्केट में डील करते हैं तो फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब हम एक डेट या मनी मार्केट में डील कर रहे होते हैं तो फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि वी शुड कंसीडर द प्राइसेस ऑफ ट्रेड्स ऑफ सेम सिक्योरिटी और सिमिलर सिक्योरिटी रिपोर्टेड एट ऑल द अवेलेबल पब्लिक प्लेटफॉर्म। So in order to have fairness in the valuation of debt and money market securities, the asset management company shall take into consideration prices of trades of same security or similar security reported at available public platform। जो और जब मनी मार्केट में और डेट में हम सिक्योरिटी, इन ऑर्डर टू हैव फेयरनेस, जो भी हम वैल्यू प्रिंसिपल लगा रहे हैं एक डेट सिक्योरिटी में, सो जो सेम सिक्योरिटी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है उसको भी हम रिव्यू में लेंगे, उसको भी हम देखेंगे। ये तो थे फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स। अब बात करते हैं नेट एसेट वैल्यू की, कि नेट एसेट वैल्यू क्या होती है और कैसे कैलकुलेट होती है। और उससे भी पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि स्कीम के नेट एसेट्स क्या होते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। इन्वेस्टर्स हैव बॉट 20 करोड़ ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम एट ₹10 ईच। द स्कीम हैज thus mobilized 20 करोड़ यूनिट्स एट ₹10 पर यूनिट, दैट इज 200 करोड़। इन्वेस्टर्स ने 20 करोड़ यूनिट खरीदे हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 10 रुपए पे। सो एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने 200 करोड़ मोबिलाइज कर लिए। एन अमाउंट ऑफ 140 करोड़ इन्वेस्टेड इन इक्विटीज हैज एप्रिसिएटेड बाय 10%। सो 200 करोड़ में से 140 करोड़ फंड मैनेजर्स ने इक्विटी में लगाया है और वो वाला पार्ट 10% से एप्रिशिएट किया है। द बैलेंस अमाउंट ऑफ 60 करोड़, जो बाकी बैलेंस 200 करोड़ में से जो 60 करोड़ बचा था, दैट was mobilized from investors was placed in bank deposits। तो वो 60 करोड़ बैंक डिपॉजिट्स में लगा दिया। Interest and dividends received by scheme is 8 crores and the scheme's expenses paid is ₹4 crores while a further expense of 1 crore is payable। So अब यहाँ पे देखिए, जो स्कीम की जो liabilities है, that is unit capital is ₹200, profits 8 करोड़ आए हैं, interest and dividend received minus 4 करोड़ expenses paid and expenses payable। So when computing net asset value of the scheme, हमारे जो भी खर्चे हैं हम हमारे नेट एसेट्स में से माइनस कर देंगे। जैसे कि जब हम नेट एसेट वैल्यू कंप्यूट कर रहे हैं, सो हमारा जो स्कीम के नेट एसेट्स हैं और उनकी अप्रिसिएशन वैल्यू है, उनके कैपिटल गेन्स हैं, जो भी हमने पैसा इक्विटी में लगाया है वो जितना भी % से इंक्रीज़ हुआ है, प्लस वो जो भी पैसा डेट में लगा है या बैंक डिपॉजिट में गया है उसमें भी कोई इंटरेस्ट मिला है, वो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड वो भी उसमें आ जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड वो भी उसमें आएगा, डिविडेंड रिसीव्ड वो भी उसमें आ जाएगा। ये जितने भी हमारे गेन्स हैं वो सारे एडिशन होंगे इन कंप्यूटिंग नेट एसेट्स। और जो स्कीम्स के खर्चे हैं, एनीथिंग विच इज़ पेएबल, कोई भी इंटरेस्ट पेएबल है, एनी कैपिटल लॉसेस है, वो जो भी खर्चा है वो आप नेट एसेट्स में से माइनस कर देंगे। उसके बाद करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी दैट इज कॉल्ड द नेट एसेट वैल्यू ऑफ द स्कीम। सो इसी क्वेश्चन पे आते हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द स्कीम वाज 8 करोड़ रुपीज एंड स्कीम एक्सपेंसेस पेड इट 4 करोड़ रुपीज एंड अ फर्दर एक्सपेंस ऑफ ₹1 करोड़। सो स्कीम के पास 200 करोड़ थे, अब 8 करोड़ का इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव था जिसमें से हम माइनस कर देंगे 4 करोड़ जो स्कीम के एक्सपेंसेस हैं और 1 करोड़ और माइनस करेंगे जो कि फर्दर एक्सपेंस है, तो ये 3 रुपया बचा। सो 200 इज द यूनिट कैपिटल प्लस 3 रुपीज कैपिटल एप्रिसिएशन ऑन इन्वेस्टमेंट्स दैट इज 14, तो यूनिट होल्डर्स फंड इज 270। तो इस एग्जांपल में नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम्स हैं 270। और अगर हम इन नेट एसेट्स को नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर देंगे तो हमारी NAV आ जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं जो नेट एसेट्स में प्लस होंगी और माइनस होंगी।
इस एग्जाम्पल को देखते हुए जो भी हमारे नेट एसेट्स हैं उसमें इंटरेस्ट इनकम प्लस हो जाएगी, डिविडेंड इनकम प्लस होगी, रियलाइज्ड कैपिटल गेन्स प्लस हो जाएंगे, वैल्यूएशन गेन्स प्लस हो जाएंगे, रियलाइज्ड कैपिटल लॉसेस प्लस हो जाएंगे, वैल्यूएशन लॉसेस, रियलाइज्ड कैपिटल लॉसेस माइनस हो जाएंगे, वैल्यूएशन लॉसेस माइनस हो जाएंगे, एंड स्कीम्स एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ आपको, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड ये भी प्लस होगा। काफ़ी क्वेश्चंस आ जाता है कि इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड वो प्लस होगा या माइनस होगा या कुछ भी उसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, सो दैट शुड बी एडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम। सो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड शुड बी एडेड। अब एक एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट द एनएवी गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सो एनएवी का हमने फॉर्मूला देखा, नेट एसेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे और हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाएं। हमें सिर्फ स्कीम के नेट एसेट्स पता होने चाहिए और नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग बहुत अच्छे से क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन होगी। तो जैसे ही आप स्कीम के नेट एसेट्स निकाल लेंगे उसके बाद आप जो भी आएगा उसको नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग से डिवाइड कर देंगे तो आपकी एनएवी आ जाएगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। आप ये दो एग्जाम्पल्स हम देखेंगे और आप दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि एनएवी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो एग्जाम्पल्स देखते हैं। कैलकुलेट द एनएवी गिवन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। Value of stocks 150 crores, value of bonds 67 crores, value of money market instruments 2.36 crores, dividend accrued but not received 1.09 crores, interest accrued but not received 2.68 crores, fees payable is 0.36 crores, number of outstanding units 1.90 crores। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एनएवी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम, और नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम में मैंने आपको बताया वैल्यू ऑफ स्टॉक्स आ जाएंगे, वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स आ जाएंगे, उनकी अप्रिसिएशन वैल्यू भी आ जाएगी जो यहाँ पे नहीं दी हुई है। तो हम यहाँ पे अब नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम निकालने के लिए सबसे पहले चीज़ें प्लस करना शुरू कर देते हैं। जैसे वैल्यू ऑफ स्टॉक्स 150 करोड़ प्लस वैल्यू ऑफ बॉन्ड 67 करोड़ प्लस वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स 2.36 करोड़ प्लस डिविडेंड अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड 1.09 करोड़, जो कि मैंने आपको बताया था कि जो डिविडेंड अक्रूड या इंटरेस्ट अक्रूड है बट रिसीव्ड नहीं हुआ है वो भी प्लस हो जाएगा। सो 1.09 शुड बी एडेड व्हेन कैलकुलेटिंग नेट एसेट वैल्यू। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, अगेन दिस हैज टू बी एडेड। सो 150 प्लस 67 प्लस 2.36 प्लस 1.09 प्लस 2.68 करोड़। फीस पेबल 0.36 करोड़, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। सो एनी एक्सपेंसेस एनी फीस पेबल मैंने आपको बताया था दैट शुड बी सब्सट्रैक्टेड। तो फीस पेबल को हम माइनस कर देंगे और जो भी आएगा दैट शुड बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया क्वेश्चन में 1.90 करोड़। सो ये सारा प्लस करके डिवाइड बाय 1.90 दैट कम्स टू सारा प्लस करके 222.77 डिवाइड बाय 1.90 विच इज कमिंग आउट टू 117.25। तो एनएवी ऑफ दिस स्कीम इज दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज 117.25। सो एग्जैक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एनआईएसएम में मिलेंगे और ऐसे ही नेट एसेट वैल्यू पहले आपको कैलकुलेट करनी है और उसके बाद उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देना है, आपकी एनएवी आ जाएगी। बहुत क्लियर क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, एनएवी कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक 230 करोड़, वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स 5 करोड़, डिविडेंड अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड 2.39 करोड़, अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर 7.5 करोड़, amount receivable on sale of shares 2.34 crores, fees payable 0.41 crores, number of unit outstanding 2.65 crores। तो अब देखते हैं इसमें हम ऐड क्या क्या कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक्स 230 करोड़ ये ऐड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स 5 करोड़ भी ऐड हो जाएगा, डिविडेंड अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड जैसे कि मैंने आपको बताया ये भी ऐड होगा 2.39, अमाउंट पेएबल ऑन परचेज ऑफ शेयर्स ये माइनस होगा क्योंकि पेएबल है, एनीथिंग विच इज पेएबल एंड एक्सपेंसेस वो माइनस होंगे, अमाउंट रिसीवेबल एंड सेल ऑफ शेयर्स ये प्लस होगा प्लस 2.35 एंड फीस पेएबल दैट शुड बी माइनस 0.41 करोड़ और नंबर ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग यूनिट्स है 2.65 करोड़। सो ये सारा कैलकुलेट करने के बाद 231.82 डिवाइड बाय 2.65 तो आंसर इज 87.48। सो एनएवी इन दिस केस इज 87.48। बहुत इजी एग्जाम्पल हैं और बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ये दैट वाज द एनएवी किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। सो आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो यही इस तरीके से ही आपको नेट एसेट वैल्यू निकाल के फिर एनएवी निकालनी है। बस जो 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो ध्यान में रखने कि इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड और डिविडेंड अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, ये दोनों चीज़ें हमें प्लस करनी है। अब बात करते हैं मार्क टू मार्केट की। द प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन ईच सिक्योरिटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मार्केट में किसी भी टाइम पे जब हम एक
सिक्योरिटी की मार्केट वैल्यू देखते हैं और हमें मार्क टू मार्केट देखते हैं कि हमें इस टाइम पे क्या रियलाइज प्रॉफिट्स चल रहे हैं या लॉसेस चल रहे हैं, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट। मार्केट जब चल रही होती है तो हमारी वैल्यूएशन या हमारी वैल्यू जो हमने इन्वेस्ट किया है, जो हमने शेयर्स लिए हैं, वो हर टिक के साथ या हर सेकंड के साथ वो वैल्यू भी चेंज हो रही होती है। तो हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब अपनी वैल्यू को देखते हैं, हमें कुछ प्लस आ रहा होगा या कुछ माइनस आ रहा होगा, सो दैट इज कॉल्ड मार्क टू मार्केट। इसका मतलब वी आर मार्किंग द मार्केट एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी भी कंपनी के शेयर परचेज करता हूँ और 1 घंटे बाद 2 घंटे के बाद मैं देखता हूँ। जनरली हम M2M 3:30 बजे देखते हैं जब मार्केट ख़त्म हो जाती है कि आज का मेरा M2M क्या रहा, आज मैंने कितने पैसे कमाए या कितने पैसे गंवाए। तो जो भी मैंने पूरे दिन की ट्रेडिंग की है, अगर मैं 3:20 पे, 3:25 पे या 3:30 पे जब मार्केट बंद होती है तब मैं देखता हूँ, तब मैं अपना कैलकुलेट करता हूँ। तो ऐसा बोला जाता है कि आज मेरा M2M कितना रहा, मेरे मार्क टू मार्केट कितना रहा, मतलब एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग ऑफ द मार्केट्स मैंने कितने पैसे कमाए या कितने पैसे गंवाए। वो जितने भी शेयर्स में हो सकता है। अब आप कुछ शेयर्स ऊपर जा रहे होंगे, अपने कुछ शेयर्स नीचे जा रहे होंगे और अपने ज़्यादा शेयर्स में ट्रेडिंग की है। तो जो भी आपका पैसा बना है या जो भी आपका पैसा गया है, नेट में जितना भी आया है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उसको कहेंगे मार्क टू मार्केट। अब बात करते हैं कुछ म्यूचुअल फंड्स एक्सपेंसेस की। देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनी जो भी एक्सपेंसेस इनकर करती है, दे शुड बी क्लियरली मेंशन। एक इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छे तरीके से बताना पड़ेगा कि आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। एक लिस्ट है हमारे पास जो NISM ने बताई है, वो देखते हैं कि वो लिस्ट कौन सी है। इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस आर चार्ज टू द स्कीम बाय द AMC। द डिटेल्स ऑफ सच फीस आर फुली डिस्क्लोज्ड इन द स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। देखते हैं वो इन एडिशन टू द इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजरी फीस वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो एक म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज कर सकती है। मार्केटिंग एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट, रजिस्ट्रार सर्विस फॉर ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ ट्रस्टीज, ऑडिट फीस, कस्टोडियन फीस, cost related to investor communication, cost of fund transfer from location to location, cost of providing account statements and dividend redemption checks and warrants, insurance premium paid by the fund, winding up costs, cost of statutory advisements, in case of capital oriented scheme rated fees, in case of real estate mutual fund, insurance premium and cost of maintenance of real estates, listing fees in case of schemes listed on a recognized stock exchange, in case of schemes investing in एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव, रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके आने चाहिए स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में। जितने भी स्कीम रिलेटेड आपके एक्सपेंसेस हैं वो बहुत क्लियरली मेंशन होने चाहिए कि कितने एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं और कहाँ कहाँ हुए हैं। स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट का ये पार्ट होगा। अब देखते हैं कि मैक्सिमम कितना परसेंटेज एक्सपेंसेस AMC चार्ज कर सकती है। NISM ने इसके लिए भी एक टेबल दिया है, वो देखते हैं कि क्या है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ चार्जिंग एक्सपेंसेस बाय द AMC। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट स्लैब आप लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे। टोटल एक्सपेंस रेशो फॉर द इक्विटी स्कीम्स एंड टोटल एक्सपेंस रेशो फॉर द नॉन इक्विटी स्कीम्स, दैट इज द डेट स्कीम। ऑन द फर्स्ट 500 करोड़ ऑफ डेली नेट एसेट्स, पहले 500 करोड़ जब स्कीम लॉन्च होती है और पहले 500 करोड़ आने तक maximum expense ratio that a mutual fund company can charge is 2.25% in case of equity oriented schemes and 2% in case of other than equity oriented scheme. On the next 250 crores, 2% in equity and 1.75 in debt. On the next 1250 crores, 1.75 in equity and 1.5 in non-equity. On the next 3000 crores, 1.6 and 1.35 respectively, and on the next 5000 crores, 1.5 and 1.25 respectively. So, ये एक टेबल है। AMC कितना चार्ज करेगी, कैसे चार्ज करेगी, और ये नेट एसेट्स पे की जाती है। जैसे कि आपने देखा ऑन द फर्स्ट 500 पे इतना है, फिर नेक्स्ट 250 पे इतना है, फिर 1250 पे इतना है। सो ये इसी तरीके से चार्ज होगा। सो दिस इज द मैक्सिमम लिमिट कि AMC जो एक्सपेंसेस चार्ज कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एंट्री एंड एग्जिट लोड। एंट्री लोड क्या है और एग्जिट लोड क्या है। देखिए, सेबी हैज अबॉलिश्ड एंट्री लोड्स इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स। पहले म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एंट्री लोड देना पड़ता था। दैट वाज अराउंड 1% ऑफ एवरी स्कीम। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 1 लाख रुपए लगा रहे हैं तो उसमें से 1% आपका पहले ही डिडक्ट हो जाता था, यानी कि 1000 रुपये काट के आपके 99,000 रुपीज़ लगते थे। लेकिन अभी
सेबी हैज़ एबॉलिश्ड एंट्री लोड। अभी कोई एंट्री लोड नहीं है, आप जितने पैसे लगा रहे हैं वो इतना ही इन्वेस्ट हो रहा है, सब्जेक्ट टू द अदर एक्सपेंसेस दैट हैज़ बीन इंकर्ड बाय द एएमसी, बट एंट्री लोड हैज़ बीन अबॉलिश्ड। एग्जिट लोड अभी भी है स्कीम्स में, एंड मोस्ट ऑफ द इक्विटी स्कीम्स चार्ज 1% ऑफ द एग्जिट लोड इफ यू रिडीम योर इन्वेस्टमेंट विद इन 1 ईयर ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तो मोस्ट ऑफ द इक्विटी स्कीम्स में बात करो तो 1% चार्ज करते हैं, कुछ 0.5%, 0.05 भी करते हैं, 0.75 भी करते हैं, बट फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ सो 1% का एग्जिट लोड लगता है 1 साल से पहले इक्विटी स्कीम्स से अगर आप पैसा निकालते हैं तो अगर आपकी मार्केट वैल्यू कुछ भी बन रही है तो आप जब आप रिडीम करेंगे, और अगर एग्जिट लोड से पहले आप रिडीम कर रहे हैं, 1 साल से पहले आप रिडीम कर रहे हैं और उस स्कीम में 1% का एग्जिट लोड है, तो जो भी आपकी मार्केट वैल्यू बन रही है, जो भी एनएवी बन रही है, उसमें से 1% लेस करके आपको दिया जाएगा। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ एंट्री एंड एग्जिट लोड। एंड गाइज दैट इज ऑल फ्रॉम द चैप्टर 7 ऑफ एनएवी। हमने फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स देखा, हमने एनएवी देखा, हमने मार्क टू मार्केट देखा, टोटल एक्सपेंसेस रेशो देखे, उसके बाद एंट्री एंड एग्जिट लोड देखे। सो इस चैप्टर में यही 5 और 6 की पॉइंट्स हैं और बहुत ही इजी चैप्टर है। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें याद होने चाहिए। इस चैप्टर में से 4 to 5 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो इस चैप्टर्स में से आते हैं या आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एज पर द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स laid out by SEBI, it is mandatory to disclose the valuation principles in। बहुत ही क्लियरली सेबी ने बताया है जो फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स हैं वो मैंडेटरी हैं और वो कहाँ पे डिस्क्लोज किए जाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स सेंड टू इन्वेस्टर्स पीरियोडिकली, फंड्स फैक्ट शीट्स, या डी द फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आर नॉट टू बी पुट इन पब्लिक। सो द आंसर इज ए, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। जो भी फेयर वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स सेबी ने बताए हैं वो स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैंडेटरी है डिस्क्लोज करना। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेस्टर्स हैव bought 20 crore ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम एज 10 रुपीज। द स्कीम हैज thus mobilized 20 crore at 10 per unit, 200 crore हो गए हैं। An amount of 140 is invested in equities. The balance of 60 crore mobilized from investors are placed in bank deposits. Interest and dividends received by the scheme is 8 crore. Scheme's expenses payable accrued but not paid yet is 4 crore. Calculate the scheme's NAV. तो scheme NAV निकालने के लिए सबसे पहले बताया था नेट एसेट्स निकालने हैं, उसके बाद बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग सम को डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग 20 करोड़ है। अब नेट एसेट्स ऑफ द स्कीम निकालते हैं। तो 140 करोड़ रुपया 200 करोड़ में से टोटल 200 करोड़ मोबिलाइज हुए हैं, जिसमें से 140 करोड़ इक्विटी में गया है और 60 करोड़ रुपीस इन्वेस्टर्स के द्वारा लगाया गया। म्यूचुअल फंड स्कीम में फंड मैनेजर ने बैंक डिपॉजिट में 60 करोड़ डाले हैं। तो 140 प्लस 60 200। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द स्कीम इज 8 करोड़। तो 200 में हम ये 8 भी जोड़ देंगे, सो 208 करोड़ हो गया। एक्सपेंसेस हैं स्कीम के 4 करोड़, तो 208 माइनस 4 करोड़, तो 204 करोड़ डिवाइड बाय 20 करोड़ यूनिट 20 करोड़। सो 204 करोड़ डिवाइड बाय 20 करोड़ आता है 10.2 करोड़। तो आंसर इज बी, 10.20 करोड़। सो इसका आंसर है बी। एनएवी है इसकी 10.20 करोड़। व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्जेबल इन द स्कीम ऑफ इंडेक्स फंड्स। देखिए इंडेक्स फंड में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स, 1% is the maximum total expense ratio that can be charged by the schemes in the case of index funds. In case of mutual fund schemes, dividend can be paid only out by premium reserve account, unit capital, distributable surplus generated by the scheme or mark to markets. इसका आंसर है सी, distributable surplus generated by the scheme. अगर स्कीम ने कुछ surplus generate किया है तो वो डिविडेंड के तौर पे म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्टर्स को दे सकती है। तो आंसर इज सी। फिफ्थ, म्यूचुअल फंड्स आर अलाउड टू चार्ज डिफरेंट एग्जिट लोड बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एग्जिट लोड कभी भी, यहाँ पे ध्यान रखिए, एग्जिट लोड कभी भी चार्ज नहीं होता ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एक जिस बंदे ने 500 रुपये लगाए हैं या जिस बंदे ने 5 करोड़ लगाए हैं, सबके लिए स्कीम में एग्जिट लोड सेम रहेगा। दैट शुड बी डिवाइडेड बाय द म्यूचुअल फंड scheme or mutual fund company. So the answer is false. Mutual funds are not allowed to charge different exit loads based on the amount of investments. So guys, that was all from the chapter 7. आप हमारी NISM की बाकी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए।
and please press bell icon for upcoming videos. Thank you so much.